नमस्कार, डीबी लाइव दिल्ली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी यश। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली के चुनाव को लेकर लगातार जो है सियासत गरमाई हुई है और इस वक्त आप सभी ने देखा ही होगा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार दिल्ली में कुछ बयानों को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। जहां आम आदमी पार्टी लगातार चुनावी घोषणाएं कर रही है, वहीं बीजेपी की तरफ से अभी तक किसी भी कह सकते हैं गारंटी का ऐलान नहीं किया गया है। कुछ ही कैंडिडेट का ऐलान किया गया और कहा जा रहा है कि शायद आज बैठक की जाए और इस बैठक में और भी कैंडिडेटों का जो है नामों का ऐलान किया जाए। इसी के साथ आपको बता दें कि बीजेपी के जो नेता हैं और इस वक्त दिल्ली की जो एक सीट है, दिल्ली की कालका जी सीट, वहां पर जो बीजेपी के उम्मीदवार है जिन्होंने ऐसा बयान दिया जिसको लेकर वो काफी ज्यादा बीजेपी चुनाव से पहले ही विवादों में घिर गई है। आपने देखा ही होगा कि पहले जो है रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी के गाल से शुरुआत की और उसके बाद उन्होंने दिल्ली की सीएम आतिशी है उन पर एक विवादित बयान दिया, जिसके बाद से बीजेपी लगातार घिरी हुई है। खैर, इस पर बात हम बाद में करेंगे। इसी के साथ हम आपको बता देते हैं कि आज चल क्या रहा है दिल्ली में। दिल्ली में आपको बता दें कि आज अरविंद केजरीवाल ने पीसी की है और अरविंद केजरीवाल ने एक नया मुद्दा एक बार फिर से दिल्ली में लेकर आए हैं। उन्होंने ओबीसी को लेकर मुद्दा लेकर आए हैं और ये मुद्दा अब गरमा सकता है और इस पर उन्होंने चर्चा की है। क्या कुछ कहा है, पहले हम आपको सुनवा देते हैं। दिल्ली के जाट समाज के साथ प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल से बहुत बड़ा धोखा किया है। दिल्ली सरकार की एक ओबीसी लिस्ट है। इस ओबीसी लिस्ट में, दिल्ली सरकार की ओबीसी लिस्ट में जाट समाज का नाम आता है। केंद्र सरकार की एक ओबीसी लिस्ट है। केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली का जाट समाज नहीं आता। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब बच्चे एडमिशन लेने जाते हैं तो उसमें दिल्ली के जाट समाज को रिजर्वेशन नहीं मिलता। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में जाते हैं तो दिल्ली के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है। केंद्र सरकार के किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जाते हैं या केंद्र सरकार की किसी भी संस्था जैसे दिल्ली पुलिस हो गई, डीडी हो गई, उसमें नौकरी लेने जाते हैं तो दिल्ली के जाट समाज को उसमें रिजर्वेशन नहीं मिलता। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि राजस्थान का जो जाट समाज है उनका नाम केंद्र की ओबीसी लिस्ट में है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेने जाते हैं तो राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है दिल्ली के कॉलेज में, दिल्ली के जाट समाज को दिल्ली के कॉलेज में रिजर्वेशन नहीं मिलता। यह तो हमारे पूरे दिल्ली के जाट समाज के भाइयों के साथ, बहनों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। और ये अन्याय ये जले पे नमक छिड़कने जैसा है कि 4 बार पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने अपने घर बुला के और अमित शाह जी ने जाट समाज के नेताओं को आश्वासन दिया, भरोसा दिया, वचन दिया, गारंटी दी कि दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट के अंदर डाला जाएगा। यानी कि दिल्ली में अब एक और नया मामला गरमाने वाला है। जी हां, अरविंद केजरीवाल ने जाट समाज को लेकर एक नया डाटा भी जारी किया और इसी के साथ कहीं ना कहीं मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने पूरे आंकड़े बताए हैं कि जितने भी चुनाव निकले, चाहे 2017 हो या फिर 15 या फिर 14 हो, इसके साथ में 2019 का भी उन्होंने जिक्र किया है कि इन चुनावों में उन्होंने आश्वासन दिया जाट समाज को कि उन्हें ओबीसी की कैटेगरी में दिया जाएगा। लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाते हैं और उनके जो दावे हैं और उनके जो वादे हैं वो जुमले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे यश, क्या है ये पूरा मामला और एक बार हमारे दर्शकों को जरा विस्तार में बताइए। जी बिल्कुल, धन्यवाद मानसी, जैसा कि अभी हमने सुना, आप संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधे तौर पर केंद्र सरकार से मांग की है कि आपका एक बहुत पुराना वादा है, लगभग 10 साल पुराना, यानी जब हाल फिलहाल में केंद्र की मोदी सरकार बनी थी 2015 के आसपास आप ये बात कर रहे हैं, उस समय की बात है ये, 2014 में मोदी सरकार बनती है और अगले ही साल केंद्र सरकार ये वादा करती है कि जो दिल्ली की ओबीसी लिस्ट है उसमें जाट समाज को जैसे शामिल किया गया है तो वैसे ही केंद्र की भी एक लिस्ट होती है, उसमें भी जाट समाज को शामिल किया जाएगा। इसका लाभ ये मिलेगा कि जो दिल्ली के जाट लोग हैं, जो जाट समाज के लोग हैं, उनको ना सिर्फ दिल्ली की जो राज्य सरकार की योजना है
उसका लाभ मिलेगा, बल्कि केंद्र की भी जो योजनाएं चल रही हैं, खासतौर से जो आरक्षण होता है मानसी, चाहे आप किसी स्कूल में एडमिशन लेने जा रहे हो, चाहे किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो, या दिल्ली में केंद्र की कोई नौकरी हो, इन सभी में आरक्षण का लाभ मिल सकता है। लेकिन वो वादा ही रह गया और वो उस वादे पर कभी मोदी सरकार ने काम नहीं किया। इसको लेकर इन्होंने केजरीवाल ने यह भी कहा कि 26 मार्च 2015 को उन्होंने तारीख भी याद दिलाई कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने घर पर जाट समाज के प्रतिनिधियों को बुलाया था और उनसे ये बात की थी और आश्वासन दिया था कि आपका नाम इस लिस्ट में शामिल किया जाएगा, यानी जाट समाज को केंद्र की लिस्ट में भी शामिल किया जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे दिल्ली में उनका नाम शामिल है। लेकिन उस पर फिर कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ। उसके बाद अमित शाह जो हैं वो भी उस प्रतिनिधिमंडल से मिलते हैं 2019 में, और 1, 2 नहीं 4 बार उनकी समय समय पर मुलाकात होती है, लेकिन सिर्फ बात ही होती है, सिर्फ मीटिंग ही होती है और सिर्फ वादे ही होते हैं, उस पर कोई क्रियान्वयन नहीं होता है। अब जब दिल्ली का चुनाव नजदीक है, एक बार फिर यह मुद्दा गरमा गया है और इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात कही, और ना सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की मानसी, इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर ये मांग की है और ये याद दिलाया है कि 10 साल पहले आपने कोई एक वादा किया था, वो वादा मैं आपको याद दिला रहा हूं। उस वादे को क्रियान्वित करने में आपको 1 दशक की देरी हो गई है। और ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बल्कि अमित शाह ने भी यह वादा किया था। 4 बार जाट प्रतिनिधियों से इन्होंने भेंट की, लेकिन इस वादे पर अमल नहीं किया। तो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसको लेकर कई बार तो केंद्र आरोप लगाती है राज्य सरकार पर कि राज्य सरकार, दिल्ली की सरकार इसको यहां पे लागू नहीं होने दे रही है। हम तो चाहते हैं कि आपकी जो योजना है उसका लाभ दिल्ली वासी भी लें। तो जो दिल्ली के जो जाट समाज के लोग हैं उनको दिल्ली की जो राज्य सरकार की योजना है उसका लाभ तो मिल ही रहा है, लेकिन केंद्र की भी जो योजनाएं दिल्ली में लागू हैं, चाहे वो एडमिशन की प्रक्रिया की बात करें या नौकरी की बात करें, उन सभी में भी उनको आरक्षण का लाभ मिल सके और केंद्र की इस आरक्षण की योजनाओं का इसका लाभ ले सकें। इसके साथ ही उन्होंने जाट समाज के जो 5 जातियां हैं मानसी, उसका भी वर्गीकरण करके उसका उल्लेख किया है और 5 ऐसी जातियां हैं जिसका उन्होंने उल्लेख किया है कि ये वो जातियां हैं जाट समाज की जो लाभ लेने की हकदार हैं। इन्होंने बताया है कि रावत, रौनियार, रायतावर, चारण और ओट दिल्ली की ओबीसी लिस्ट में जाट समाज की समेत ये 5 जातियां शामिल हैं। तो लेकिन केंद्र की सूची में ये शामिल नहीं है। बीजेपी की केंद्र सरकार इन्हें अपनी ओबीसी लिस्ट में शामिल करे, यानी सीधे तौर पर ये दिल्ली की जो सरकार है, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है और जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, वो सीधे तौर पर यही मांग कर रहे हैं कि जाट समाज से हमारी हाल ही में मुलाकात हुई थी और फिर से ये मांग उठी थी, तो हम ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इसके जरिए हम ना सिर्फ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मांग कर रहे हैं, तमाम मीडिया कर्मियों को बुलाकर ये बात हम कह रहे हैं, बल्कि हमने नरेंद्र मोदी के भी संज्ञान में ये बात डाल दी है चिट्ठी लिखकर कि जो दिल्ली के जाट समाज हैं के लोग हैं उनको दिल्ली का लाभ तो मिल ही रहा है, दिल्ली की तमाम सरकारी योजनाओं का, लेकिन हम चाहते हैं केंद्र सरकार उनको एक तरह से दरकिनार ना करे, उनको नजरअंदाज ना करे और जो केंद्र का आरक्षण दिल्ली में भी लागू है उसके भी वो लाभार्थी बने। जी बिल्कुल कह सकते हैं यश कि अब जो है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल लगातार ऐसे मुद्दे लेकर आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं जनता से जुड़े हुए हैं और अब उन्होंने आरक्षण का मुद्दा जो है दिल्ली की सियासत में वो लेकर आ गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये मुद्दा भी आने वाले समय पर गरमा सकता है। यश जी बिल्कुल गरमा सकता है। आप देखिए इन्होंने यही तो कहा है कि इस वजह से, आपकी वजह से जाट समाज का जो मुद्दा है, जाट समाज जो है उसको केंद्र सरकार के संस्थानों में आरक्षण नहीं मिल रहा है। और इन्होंने ना सिर्फ चिट्ठी लिखी है, ना सिर्फ एक औपचारिकता कही है, बल्कि आरोप लगाया, और आरोप लगना भी क्यों नहीं चाहिए। आप वादा करते हैं उसमें विलंब कितना हो सकता है, 1 दशक का विलंब। इस बीच आपकी 3 बार सरकारें बन गई, 2 बार बहुमत की सरकार लेकर आए। इस बार तो आपने भले ही भद्द पिटवाली हो, भले बैसाखियों पे चल रहे हो, लेकिन सरकार तो अभी भी आपकी है। तो आपकी उस वादे का क्या हुआ जो आपने सरकार बनते ही किया था? 2014 में आपकी सरकार बनती है, 1 दशक का समय बीत जाता है, लेकिन आप अपने वादे पर अमल नहीं करते हैं। आप उन चीजों पे काम करते हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए राजनीतिक टूल के लिए तौर पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो ये जो असल मुद्दे हैं कि अगर देश में आरक्षण लागू है, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है पूरा, खासतौर से राहुल गांधी जो है, ये आरक्षण की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो वही बात कर रहे हैं यहाँ पे अरविंद केजरीवाल कि जब संविधान से आरक्षण मिला है तो जाट समाज अगर आरक्षण पाने का हकदार है तो फिर उसे आरक्षण मिलना चाहिए। और इसी को लेकर वो कह रहे हैं कि केंद्र की जो मोदी सरकार है वो जल्द से जल्द इसको लागू करे। लेकिन इसमें देखने वाली बात ये भी है मानसी कि अभी आचार संहिता लागू हो चुकी है, तो अब ये अगर लागू होता भी है तो इस समय लागू नहीं होगा। लेकिन केंद्र सरकार को ये नहीं करना होगा कि अब आरक्षण ये जो है इसको हम इसलिए लागू, सफाई भी क्या देते हैं, क्या बयान सामने आता है, ये भी देखने वाली बात होगी। देखिए अगर केंद्र सरकार इस पर राजी हो भी जाए तो वो चाहकर भी अभी इसको लागू कर नहीं पाएगी, क्योंकि अब आचार संहिता लागू हो गई है। तो ऐसा ना हो कि ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाए और केंद्र सरकार ये बहाना बना दे कि हम तो लागू करने वाले थे, अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी तो मिल गई थी, लेकिन हम जाट समाज को लाभान्वित कैसे करते, उनके नाम को अपने केंद्र लिस्ट में कैसे शामिल करते, क्योंकि वो अब तो आचार संहिता लग गई तो इस तरह के काम नहीं हो सकते और उसके बाद फिर चुनाव बीत जाएगा और मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। तो
केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को यह चाहिए कि वो लगातार केंद्र सरकार के दरवाजे पर दस्तक देती रहे, बार बार उन्हें चिट्ठी लिखती रहे, बार बार याद दिलाती रहे कि ये काम आपका रह गया, जो 10 साल पहले आपने वादा किया था, इसको जल्द से जल्द कीजिए और जाट समाज जो है उसको लाभान्वित करिए। कहीं ना कहीं देख सकते हैं यश कि केजरीवाल ने जाट का ये मुद्दा उठाया है दिल्ली में, तो अब आप जैसे बता रहे हैं कि अगर बीजेपी चाहे भी तब भी वो इन चीजों को लागू नहीं कर सकती है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है अरविंद केजरीवाल को मिल सकता है कि जाट समुदाय का वोट उन्हें मिल सकता है। अरे अगर बीजेपी चाहती तो वो जाट समाज का वोट लेने के लिए क्यों नहीं आतुर थी? अगर ऐसा था तो बीजेपी पहले इसको लागू करके बोल देती कि देखिए हमने जाट लोगों को लाभान्वित कर दिया है, लेकिन वो उसका मकसद ही नहीं है। उसके तो मुद्दे अलग ही होते हैं, उसके तो सांप्रदायिक मुद्दे होते हैं, उसके तो वोट काटने छाटने वाले उसके दांव पे चलते रहते हैं। ये जन सरोकार के मुद्दों और बीजेपी का क्या लेना देना? ये तो दोनों एक तरह से एंटी हो गए दोनों एक तरह से। लेकिन केजरीवाल जो है इन्हीं चीज़ों को एक पैरेलल लेके चल रहे हैं और इसको लेकर उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि केंद्र की ओबीसी लिस्ट में जाट समाज नहीं है, इसको लेकर जाट समाज के साथ बीजेपी सीधे तौर पर धोखा कर रही है। तो धोखा करने का भी उन्होंने आरोप लगाया है और इसका सीधा सीधा आप जो बोल रही हैं फायदा मिलता हुआ दिखेगा केजरीवाल को या बीजेपी को, जो भी है। बीजेपी को फायदा उठाने के पास क्या 10 साल कम थे? फायदा उठाना होता तो इन 10 साल में वो इस चीज़ को लागू करके फायदा उठा सकती थी, लेकिन बीजेपी ये सब नहीं, ये सब चीज़ों से दूर रही है। केजरीवाल यही कह रहे हैं कि फायदा किसी को भी मिले, अगर कोई फायदा का हकदार है यहाँ पे जो जनता है, खासतौर से जो जाट समाज है, वो फायदे का हकदार यहाँ बनता है मानसी, और इसलिए इनको जो है जो केंद्र सरकार की योजना है उसका लाभ मिलना चाहिए अगर ये आरक्षण के हकदार हैं। कई बार स्कूलों में एडमिशन लेने पर इनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है जाट समाज को। अगर केंद्र का आरक्षण इन पर लागू हो चुका होता तो इतनी मुश्किल का सामना जो आज जाट समाज स्कूलों में एडमिशन को लेकर कर रहा है या दिल्ली में केंद्रीय सरकार की नौकरियों को लेकर कर रहा है, इतना उनको नहीं जूझना पड़ता, एक राहत मिलती। तो अगर केंद्र सरकार की ये योजना है, आरक्षण उन्हें मिलना चाहिए, तो बिल्कुल केजरीवाल ने उसी को लेकर चिट्ठी लिखी है। अब देखते हैं कि इसको आचार संहिता का बहाना बना के केंद्र सरकार ठंडे बस्ते में डाल देती है कि सचमुच इसमें क्रियान्वयन करती है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये जो मुद्दा है आने वाले समय पे गरमा सकता है और देखना ये होगा कि आने वाले समय में जो है पीएम मोदी को अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी है इस मामले को लेकर, वो उस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। और चिट्ठी की बात की जाए तो एक चिट्ठी लिखी है दिल्ली की सीएम आतिशी ने चुनाव आयोग को, और उन्होंने एक बार फिर से मतदाताओं की धांधली को लेकर जो है एक बार फिर से चिट्ठी लिखी है और इस मामले को लेकर उनसे संज्ञान लेने के लिए समय भी मांगा है और उनसे मुलाकात करने के लिए भी कहा है। तो यश, क्या है ये पूरा मामला और चिट्ठी में क्या आरोप लगाए गए हैं इस पर आतिशी की तरफ से? अभी हमने चर्चा की कि अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है, लेकिन अब सीएम आतिशी ने भी एक चिट्ठी लिखी और चुनाव आयुक्त को लिखी चिट्ठी, जो राजीव कुमार है, जो 18 फरवरी को अब रिटायर होने वाले हैं और संभवतः उन्होंने अपना आखिरी जो चुनाव है उसका ऐलान किया, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी हाल ही में दिल्ली चुनाव को लेकर जो उन्होंने ऐलान किया कि 5 को वोटिंग और 8 को नतीजे। तो इसको लेकर इन्होंने चिट्ठी लिखी है कि हमें चुनाव आयुक्त से मिलने का समय चाहिए। आम आदमी पार्टी के जो प्रतिनिधि मंडल हैं, संभवतः सीएम आतिशी भी, अरविंद केजरीवाल भी और जो तमाम बड़े नेता हैं, जो संजय सिंह हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, इन सभी ने एक तरह से मिलने का समय मांगा है चुनाव आयुक्त से, राजीव कुमार से, और ये कहा है कि आप हमें मिलने का मौका दीजिए। दिल्ली चुनाव में बहुत बड़ी धांधली की जो खबर है वो हमारे पास है, उसको लेकर हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में वो हाल ना हो, वो हश्र ना हो जो हमने हरियाणा चुनाव में देखा या जैसे महाराष्ट्र चुनाव जो है उसके नतीजे विवादों में रहे। हम चाहते हैं कि बिल्कुल पारदर्शी तरीके से दिल्ली के चुनाव संपन्न हो। इसको लेकर आपके साथ एक बैठक आप करनी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ आतिशी ने यह भी लिखा कि अब बमुश्किल 27 दिन बाकी हैं दिल्ली चुनाव को लेकर, और ये पहली बार नहीं है मानसी जब आतिशी ने या दिल्ली सरकार ने कोई चिट्ठी लिखी हो चुनाव आयुक्त को। हाल ही में हमने देखा था कि आतिशी ने एक और चिट्ठी लिखी थी और बैठक के लिए समय मांगा था, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, दोयम दर्जे की तुकबंदियां करते हैं। जो तमाम आक्षेप लगाए गए, चाहे हरियाणा चुनाव हो, महाराष्ट्र चुनाव हो या दिल्ली चुनाव के पहले जो वोट काटने छाटने के आरोप हों, उसको लेकर वो कोई जवाब नहीं देते। कहते तो ये हैं कि सवाल जो है उसके जवाब बनते हैं, लेकिन जवाब बनते हैं तो जवाब देने भी तो चाहिए। इन सभी सवालों को दरकिनार करते हुए वो बस अपनी ही कहते हैं और चले जाते हैं। तो यानी ऐसा भी नहीं है कि वो आकर जो तमाम आक्षेप लगाए जा रहे हैं, खबरें तो उन तक भी पहुंचती होंगी, लेकिन उसको लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी नहीं कहते हैं। तो इसलिए बेहतर यही मान रही है आम आदमी पार्टी कि अगर ये सामने आकर खुद कुछ नहीं बोलते हैं तो हम एक बार इनसे और समय मांगे मिलने का। तो इसको लेकर आतिशी ने समय मांगा है। और आपको याद होगा मानसी कि हाल ही में ये जो आरोप लगा रही थी आम आदमी पार्टी की, तमाम जो विधानसभा क्षेत्र हैं दिल्ली में, उसमें जगह जगह पर ऐसे आवेदन आए हैं चुनाव आयोग के पास, और खासतौर से जो बीजेपी के नेता हैं उनके लेटर स्टैम्प्स में लिख लिख कर ये आवेदन गए थे, और बमुश्किल 4 लोग, 5 लोग, 3-3 हज़ार, 500 ऐसे लोगों के नाम काटने के आवेदन दे रहे थे। और जो चुनाव आयोग है उनके नाम काट भी रहा था, लेकिन उसको चुनाव आयोग की जो वेबसाइट थी उस पर फ्लैश नहीं कर रहा था, उस पर पब्लिश नहीं कर रहा था। नाम काटने
की जानकारी वेबसाइट पर कुछ अलग थी और ज़मीन पर जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो कागजात थे, उसमें कुछ अलग थी। तो इसको लेकर भी अरविंद केजरीवाल लगभग 2500 पन्नों का एक पूरा डॉक्यूमेंट लेकर गए थे चुनाव आयोग के पास और वहां भी उन्होंने ये जानकारी दाखिल की थी। अभी और भी ऐसी जानकारियां सामने आ सकती हैं। तो अब देखना होगा कि जो आतिशी ने चिट्ठी लिखी है, क्या चुनाव आयोग इसका संज्ञान करता है और क्या अभी जो 27 दिन बचे चुनाव के, उससे पहले ही इस दौरान मीटिंग के लिए आपके प्रतिनिधिमंडल को बुलाता है या फिर आतिशी को एक और चिट्ठी लिखने की जरूरत पड़ती है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ये देखना ये होगा कि चुनाव आयोग उस पर क्या फैसला लेता है, क्या वो उन्हें समय देता है आम आदमी पार्टी के लोगों को, कि लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली में धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं कि चुनाव होने से पहले ही मतदाताओं के जो नाम है वो काटे जा रहे हैं और ये मामला लगातार गर्माता ही जा रहा है। और एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग को इस मामले में चिट्ठी लिखी और बोला है कि इस मामले में संज्ञान लें और हमें समय दें मुलाकात करने के लिए। इसी के साथ आपको बता दें कि दिल्ली की सुरक्षा को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी जो है सवाल खड़े कर रही है। लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भी लिखे गए थे और उसके साथ उनसे मिलने का समय भी मांगा गया था, हालांकि उनकी तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। और हमने आपको लगातार दिखाया था कि दिल्ली में लगातार जो स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है और आज एक बार फिर से ऐसा ही एक मामला सामने आया है कि जहां दिल्ली में जो स्कूल है उसको बम से उड़ाने की एक बार फिर से धमकी दी गई है। ये अपने आप में बड़ी खबर है, क्योंकि अब दिल्ली में जो है चुनाव होने ही वाले और आचार संहिता लागू हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं इससे मतदाताओं की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। यश, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, दिल्ली के शैक्षणिक संस्थानों को बम की धमकी मिलना एक तरह से रोजमर्रा की खबर बन गई है। हमने इसी कार्यक्रम में कितनी बार बताया है कि कभी इस स्कूल को धमकी मिल रही है, कभी उस स्कूल को धमकी मिल रही है, कभी किसी कॉलेज को धमकी मिल रही है, कभी किसी दफ्तर को धमकी मिल रही है। और इसको लेकर केजरीवाल लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिख रहे थे, उनके लिए ट्वीट कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे और ये आरोप लगा रहे थे कि जब केंद्र की पुलिसिया व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था केंद्र का जो गृह मंत्रालय उसके हाथ में है, अमित शाह के हाथ में है और अमित शाह खुद दिल्ली में रहते हैं और उनके घर से बमुश्किल 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर ऐसे दूरी पर इस तरह की जघन्य घटनाएं हो रही हैं, महिला से जुड़े हुए अपराध हो रहे हैं, बमों की धमकियां मिल रही हैं, लूटपाट हो रही है, दिन दहाड़े एक तरह से चाकूबाजियां हो रही है और इस तरह की तमाम चीजें हो रही हैं, चेन स्नैचिंग हो रही है, फोन स्नैच हो रहे हैं। तो इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं? क्या उन्होंने जो गुंडे मवाली हैं, जो अपराधी हैं, उनको एक तरह से शह देकर रखी हुई है? यानी शाह ने शह देकर रखी हुई है इन लोगों को कि मैं बैठा हूं पावर में, तो आप जाइए, आपको जो करना है आपको खुली छूट है, क्योंकि इससे सीधे तौर पर जो है आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसकी साख गिरेगी। लोग तो यही सोचेंगे कि देखो, अरविंद केजरीवाल की सरकार के दौरान, आतिशी की सरकार के दौरान आम आदमी पार्टी जब सत्ता में है, इस दौरान दिल्ली में ये सब हो रहे हैं। अरविंद, आपने सही कहा, विपक्ष की तरफ से इस तरीके के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं, इसीलिए सुनवाई नहीं की जा रही। विपक्ष तो बीजेपी है, आम आदमी पार्टी तो सत्ता में है, तो विपक्ष आरोप कैसे लगाएगा? मतलब सत्ता पक्ष यानी कि विपक्षी हो गया एक तरीके से, कि आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में, केंद्र सरकार में उनके अंडर में आती दिल्ली की सुरक्षा, इसको लेकर लगातार वो सवाल खड़े कर रहे हैं और इसीलिए वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के ऊपर ही सवाल खड़े किए जाएं। वो इसी फिराक में है और दिल्ली वासी कहीं ये ना सोचे कि ये सब कुछ अरविंद केजरीवाल और आतिशी के कार्यकाल के दौरान हो रहा है, इसलिए अरविंद केजरीवाल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत पड़ी, इसलिए अरविंद केजरीवाल को ट्वीट करने की जरूरत पड़ी, इसलिए अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखने की जरूरत पड़ी, ताकि वो बता सकें कि बाकी चीजें जो है उनका दारोमदार तो हमारे हाथों में है, लेकिन दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था हमारे हाथों में नहीं है। अगर हमारे हाथ में दे दो तो हमें थोड़ी ही दिनों में इन सब चीजों को दुरुस्त कर देंगे और क्राइम रेट कम हो जाएगा। जब निर्भया का कांड हुआ उसके बाद यही उम्मीद जताई जा रही थी कि क्राइम रेट थोड़ा कम हो, लेकिन क्राइम रेट कम नहीं हुआ, बल्कि उसमें 48% की वृद्धि देखी गई। और उसको लेकर अभी भी जो है अमित शाह को बार बार जो है अरविंद केजरीवाल यही कहते हैं कि आप जो है इस सुरक्षा व्यवस्था की ओर थोड़ा नजर डालिए, उसको दुरुस्त कीजिए, लेकिन होता नहीं है। अब एक और खबर निकलकर सामने आई है मानसी, लेडी श्रीराम कॉलेज बहुत ही मशहूर कॉलेज है और कई जो देश के तमाम शिक्षाविद हैं, कई मंत्री हैं, पूर्व मंत्री, वो इस कॉलेज से पढ़कर निकले, जाना माना कॉलेज है। लेडी श्रीराम कॉलेज को बम की धमकी मिली है, टैगोर स्कूल है और ब्लूबेल स्कूल है, इनको भी धमकी भरे कॉल्स आए हैं। यानी छात्रों से क्या एक तरह से इनको दुश्मनी है, पता नहीं, कॉलर्स को ये बार बार इन्हें धमकी दे रहे हैं। और इन सब छात्रों के साथ साथ इनके जो अभिभावक है उनकी भी मानसिकता, आप सोचिए कि अभिभावक बच्चों को स्कूल छोड़कर अपने दफ्तर चले गए होंगे और उन्हें अचानक से खबर मिलती है कि उनके बच्चे के स्कूल में बम की खबर मिली है, तो उनकी हालत क्या होती होगी? वो आनंद फानंद में भागते होंगे, बच्चों को वापस लेकर आते होंगे, तो एक तरह से भगदड़ की स्थिति और मानसिक तौर पर कितना टॉर्चर झेलना पड़ता होगा, ये है। और इसके साथ ही साथ आप देखिए, कल जब सीएम आवास की ओर कूच किया आम आदमी पार्टी के नेताओं ने,
तब तो दिल्ली पुलिस वहां पे बिल्कुल आ गई थी और बैरिकेडिंग लगाकर तमाम नेताओं को रोक रही थी। लेकिन इस तरह की जब चीजें होती है तब दिल्ली पुलिस कहां जाती है, तब दिल्ली पुलिस क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि धमकी आती है, ये खबर हम भी दिखाते हैं, लेकिन उसके बाद धमकी किसने भेजी, उसकी धरपकड़ होती है नहीं होती है, वो कौन था, कहां से उसने भेजा था, ये पता नहीं चल पाता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है मानसी। अब सवाल ये भी उठता है कि अब दिल्ली में आचार संहिता लग गई है, 27 दिनों में जो है चुनाव होने हैं। अब आप देखिए, अगर इस तरह की घटनाएं बार बार होंगी, मान लीजिए किसी बूथ में बहुत सारे वोटर्स पहुंचे, मतदान का दिन है, 5 तारीख का दिन है, 5 फरवरी का, बहुत सारे वोटर्स पहुंचे किसी बूथ में और वहां अचानक से ऐसी ही खबर आती है कि इस पोलिंग बूथ में बम है। तो आप सोचिए, और स्कूलों को ही पोलिंग बूथ बनाया जाता है, आप ये भी ध्यान रखिए, स्कूलों को ही पोलिंग बूथ बनाया जाता है, वहाँ ही वोटिंग होती है, कॉलेजेस में ही वोटिंग होती है। तो सरकारी स्कूलों को खासतौर से बनाया जाता है, और दिल्ली के जो सरकारी स्कूल है उनको तो आपने भी देखा है, हमने भी देखा है। तो वहाँ पे अगर कोई जाता है वोटिंग के लिए और वहाँ पे भीड़ जमा है, कतारें लगी हुई हैं महिलाओं की, पुरुषों की, मीडिया कर्मी वहाँ मौजूद है, रिपोर्टिंग कर रहे हैं चुनाव की, और अचानक से खबर आती है कि यहाँ बम है, सोचिए कैसी भगदड़ मचेगी, सोचिए वहाँ क्या होगा कि भगदड़ मचेगी, लोगों की जान, जी, लोगों की जान पर भी बन सकती है। और अगर वहां किसी की जान पर बन आई, किसी की जान चली गई उस भगदड़ में, तो आप किसको दोषी मानेंगे? तब अमित शाह आकर क्या माफी मांगेंगे? तब उनको तो वो मुआवजा देकर एक तरह से खाना पूर्ति कर लेंगे। तो सवाल यही उठता है मानसी की जो दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था है वो सुनिश्चित हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद यश, आपने आज तमाम जानकारी दी हमारे कार्यक्रम में। तो दर्शकों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि दिल्ली की सियासत में लगातार नए नए मुद्दे गरमाते जा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल लेकर आए हैं जाट का मुद्दा, और इसी के साथ में चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा है आम आदमी पार्टी ने। अब देखना